चरित्रहीन शिव प्रसाद सिंह। मैं सोकर उठा ही था कि सटे हुए छत पर रेनू को देखा। मेरे मन में खुशी का नशा छा गया। वो नहाकर सीधे छत पर आ गई थी। खुले हुए लहराते केश, भोला मासूम चेहरा, काले किनारे वाली सफ़ेद साड़ी में मैं चुंबक सा खींचकर उसकी छत की चार दीवारी तक आ गया और बोला, अरे रेणु, तुम कब आई? उसने कुछ नहीं कहा। गीले कपड़ों को लोहे के तार पर फैलाती रही। सिर से गिरी साड़ी को खींचकर माथा ढक लिया। रेणु, कब आई? कल। अकेली आई हो? मतलब? मैंने बड़ी कठिनाई का अनुभव किया। ऐसे उत्तर तो वो कभी नहीं देती थी। एक शब्द में उत्तर की मैंने शायद अपेक्षा नहीं की थी। पूछ बैठा, अरे तुम्हारे पतिदेव नहीं आए क्या? क्यों, पूरे परिवार का साथ आना जरूरी है क्या? वे रोपनी करा रहे हैं। आपने तो शायद ये शब्द भी ना सुना हो। शहर के लोग चावल जानते हैं। बहुत मेहरबानी करेंगे तो कहेंगे धान से निकलता है, पर धान कैसा होता है मालूम है? अरे भाई, मैंने चिढ़ाने की गरज से नहीं कहा। मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि कहीं पति पत्नी में झगड़ा तो नहीं हुआ। और आप सोचेंगे भी क्या, जिसकी जड़ धरती में नहीं होती वो हर पेड़ के उखड़ने की आशा लगाए रखता है। आपको ये जान लेना चाहिए था कि हम उखड़े पेड़ नहीं हैं। आप कैसे जानते? गलती तो मेरी ही थी। एमए पास क्या कर लिया, पर लग गए और उड़ने लगी। कभी सोचा ही नहीं कि अपनी धरती से कट जाने से हम अकेले हो जाते हैं। तुम उखड़ा पेड़ हो या नहीं, बातें जरूर बहुत उखड़ी उखड़ी कर रही हो। लगता है गांव जाकर तुम्हारा गंवारपन फिर से आ गया है, मैंने गुस्से में कहा। आपको शहरीपन दिखाने में शायद खुशी मिलती है, वो नागिन की तरह लहरा कर बोली। शहरीपन हमेशा बाजारूपन ही रहा है भाई साहब। गिरगिट की तरह रंग बदलना यहाँ पेशा है। खोटे माल की दलाली खाने वाले हर माल की तारीफ का पुल न बांधें तो वो न बिकेगा, न तो नफे में उनके हिस्से का कमीशन में बढ़ोतरी होगी। तो तुम्हें लग रहा है मैं बाजारू आदमी हूं? मैंने तीखे स्वर में कहा। जाहिल लोगों के साथ और सीख भी क्या पाओगी? शहर तो बाजार ही है, खरीद फरोख्त की जगह। यहाँ मिट्टी भी बिकती है, और फिर लड़के न बिकें ये तो मुमकिन ही नहीं। मैंने इतनी बुरी आदतें पाल ली कि आज अपने ही आप पर घिन आती है। सिर पर साड़ी हटाकर कंधे पर उल्टा पल्लू डाल लेने से ही लड़की सही ढंग से चलना सीखती है। ऊंची एड़ी की जूतियां उसके कद को उभार देती है। बात बात में एक दूसरे से पूछना, तुम्हारे घर में फ्रिज है, टीवी है, सोफा है? यही यहाँ शगल हो गए हैं। अपने को नए जमाने की कहलाने के लिए यही तो चर्चा करती हैं सब सहेलियां। सच, लड़कियां कितनी बुद्धू होती हैं कि अब तक जान नहीं पाई कि अपने को फैशन के विरोधी मॉड शब्द से नफरत का स्वांग करने वाले पुरुषों की ये नई चाल है। पहले आधुनिकता जताकर ये औरत को छलते थे, अब अपने को फैशन और बनावट की मुखालफत करने वाले नए जमाने का युवक बताकर छलते हैं। छल तो छल ही होता है। मैं भूल गई थी भाई साहब कि मर्द के वेश में आप जैसे दरिंदे अब नए तरीके से जाल बिछाकर मासूमों को ठगते हैं। कृपा थी कि परिवार की जड़ की सब कुछ खोने से पहले मैं नकाब में छिपे भेड़िए को पहचान गई। वो घृणा से मुंह बिदकाती हुई चली गई। मैं उसकी बातों से तिलमिला गया। आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा अपमानित कभी महसूस नहीं किया। रेणु गलत कह रही थी? क्या वो झूठ कह रही थी? ये प्रश्न बार बार हवा में टकरा रहा था। मेरे ही मकान के बगल वाले फ्लैट में जब उसका परिवार किराएदार बनकर आया तो मैं बहुत खुश था। पिछले 10 साल से हमेशा यहाँ काशीवास करने वाले खूंसट किराएदार ही आते रहे। बार बार सुनता रहा कि अमुक के बगल के किराएदार परिवार में बहुत खूबसूरत लड़की रहती है, अमुक के साथ उसकी बहुत पटती है। अमुक को उस लड़की के साथ रिक्शे पर जाते अमुक ने देख लिया था। बोला, यार क्या माल है, एकदम ताज़ा टटका और अनछुआ। वो एक जंगली गुलाब है जो न अब तक किसी के कोट में लगा, न तो किसी ने उसे कभी सूंघा। मैं अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुना करता था और अपनी बदकिस्मती पर दुखी होता। मैं सच कह रहा हूँ, जब रेणु का परिवार मेरे मकान में किराएदार बनकर आया तो मैं खुश था। मैंने बार बार उसे छेड़ने की कोशिश की। मसलन पूछा, आप कहाँ पढ़ती हैं, किस क्लास में हैं? वो तब बहुत शर्मा कर नीचे भाग जाती थी। एक दिन बहुत साहस करके उसके फ्लैट के दरवाजे को खटखटाया। क्यों, माताजी हैं क्या? देख तो नलिनी, कौन है? आवाज से लगा कि रेणु की माँ होगी। नलिनी ने दरवाजा खोला। मुझे सामने देखकर बोली,
कौन है आप? मैं मकान मालिक का बेटा हूं, सुरेश। ओह, यानी मकान मालिक नंबर 2। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? लड़की बहुत शरारती और तेज लगी। आप यदि पापा से मिलने आए हैं तो माफ कीजिएगा, वे कचहरी गए हैं। मम्मी से मिलने आए हैं तो वो मुमकिन नहीं। मेरी मम्मी अब भी घूंघट ढाल लेती है, वो देखिए घूंघट में है ना। यदि मेरी बड़ी बहन से मिलने आए हैं तो वो भी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कॉलेज गई हैं। जी, आप समझदार नजर आते हैं, वो लड़की बोली। अभी पहली तारीख में 2 दिन बाकी हैं। आपका किराया बिना तकाजा आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार। और अगर मैं आपसे मिलने आया हूं तो? बेकार है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा होशियार और अपनी उम्र से 12 साल बड़े लोगों की दुनिया से नफरत करती हूँ। मेरी उम्र के छोकरे छेड़खानी करते हैं तो मजा आता है। बड़ी उम्र वाले जब ऐसा करते हैं तो लगता है वो जालसाज हैं। भला आप ये बताइए, बाघ और मेमना कभी एक घाट से पानी पीते हैं? और वो खिलखिलाकर हंस दी। आपको मालूम है कि दफा 420 या कोई और नंबर हो, उसके तहत ईव टीजिंग को सख्त अपराध करार दिया गया है सरकार की तरफ से। और आप तो जानते ही हैं कि हमें बाहर से वकील खोजना भी नहीं। ये कहकर उसने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। अजीब लोग हैं, मैंने बार बार सोचा। धीरे धीरे समय के साथ एक दूसरे पर अविश्वास करने, दूर दूर रहने, अपरिचय से पैदा अजनबीपन ढोने का दिखावा खत्म होने लगा। मैं मानता हूं कि पहल मैंने ही की। बीए पास करके रेणु ने उसी वर्ष एमए हिंदी में एडमिशन लिया था। मैं राजनीति में रिसर्च कर रहा था। दोनों छोरों को मिलाने की जब भी कोशिश करता तो वो निकसार से बाहर हो जाती। वहां सैकड़ों जोड़ी आंखें सब कुछ देखने के लिए हों तो लॉन में भीड़ बनाए इंतजार करती। बरसात बीती, जाड़े के दिन थे। मैं स्कूटर पर बैठा हिंदी विभाग की ओर देखते हुए चला जा रहा था। वो चूंकि जानबूझकर मुझे अवॉइड करती थी, इसलिए मैंने भी जिद कर ली कि एक न एक दिन इसी जगह खुलेआम उससे मिलूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं रेणु से दिखावा नहीं, सच्चा प्यार करता हूं। एक दिन वो पोस्ट ग्रेजुएट भवन की ऊपरी छत पर अपनी सहेलियों के साथ रेलिंग से सटी खड़ी थी। बेहयाई तो नहीं की, हाँ, उधर देखने से मैं रुक नहीं पाया। तब तक उसकी एक सहेली बोली, लगता है यार कि तुझसे किराया वसूल करके ही रहेगा ये। कैसा बेहया है। आगा लोग भी इतनी सख्ती नहीं करते बकाया वसूलने में। मेरे ऊपर किसी का बकाया नहीं, वो बोली। हर कुत्ते की छठी इंद्रिय बहुत दूर की चीजें सूंघ लेती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि गलत आदमी को भौंक भौंक कर परेशान किया जाए। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहादुरी और तुनक मिजाजी को शब्दों में कह देने से ही क्या एक दूसरे को प्यार करने से रोका जा सकता है? मैं भी मुस्कुराया और पेट्रोल का भपका खाली करता गायब हो गया। बसंत पंचमी की बात है। सुबह में सोकर उठा तो बगल वाले फ्लैट में सन्नाटा था। नीचे उतरा तो रसोइये ने बताया कि माँ और पिताजी गंगा नहाने गए थे। रेणु भी नहाने गई है या अकेली है? नलिनी है कि कहीं गई है? बड़े जोर का तूफान उमड़ा और मैं छत की 4 दीवारी लांग कर आहट लेने लगा। तभी रेणु ढेर सारे कपड़े धोकर फैलाने छत पर आ गई। क्यों? आज तो आपने बहुत दिलेरी दिखलाई, यहाँ कैसे आ गए? उसने मेरे उत्तर की परवाह किए बगैर कपड़ों का पसारना जारी रखा। असल में रेणु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैंने कहा और उसकी तरफ बढ़ा। मेहरबानी करके 4 दीवारी वापस लांग जाइए और बेमतलब बातें करना बंद कर दीजिए। नलिनी और अम्मा तो है नहीं, पर पिताजी हैं। आप प्यार करते हैं? धन्यवाद। प्यार के लिए शरीर का निकट होना लाजमी होता है क्या? कुछ तपिए, कुछ तपाइए, देखेंगे तब कि क्या ये तपिश ईमानदारी से जुड़ी है या धोखेबाजी से। जो जिस्म के करीब आकर प्यार करने को सही मानते हैं वे अक्सर बेईमान होते हैं। ठीक है रेणु, मुझे तपिश झेलना स्वीकार है, मैंने कहा और 4 दीवारी लांग कर छत पर आ गया। लगभग 3 महीने बीत गए। गर्मियां शुरू हो गई। छत आंख पर रखे तवे की तरह जलने लगी। दिन भर तेज गर्मी, बेहद धूप और लू इतनी तेज चलती कि सामने की गुमटियों को ढकने वाली चादरें हिलने लगती। कोई घर से बाहर निकल नहीं पाता था। मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। मैं छत पर घूम रहा था। क्यों लू में अपने आप को झुलसा रहे हैं? रेणु बोली। मारे गए गुलफाम वाली मुद्रा क्यों बना ली है? मैं एक झटके से दीवार लांघकर उसकी छत पर पहुंचा और उसे आलिंगन में बांध लिया। लू में सांसें और गर्म हो गई। अब जाइए, रेणु बोली। रेणु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अब जुदा नहीं रह सकता।
तो अपने पापा से कहें, मेरे पिताजी से कहें, शादी के पहले अब मिलने की गलती मत कीजिएगा। वो बोली और चली गई। मानता हूं कि मैं ईमानदार नहीं रहा। मेरे बाप ने मेरी बात को एक झटके के साथ तोड़ दिया। जिन्हें खाने के लिए लाले पड़ते हैं उसके घर में शादी? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं दोनों बहनों का चरित्र अच्छा नहीं। वकील साहब क्या कमाते हैं? कोई बहुत प्रसिद्ध वकील तो है नहीं। अपने गांव देहात के लोगों के मुकदमे लड़ते हैं। उस कमाई पर उनके परिवार की लड़कियां जो फैशन करती हैं, महंगे कपड़े पहनती हैं, इस तरह जो राजकुमारियों जैसी रह सकती हैं क्या? उनके सपने देखना छोड़ दो। पता नहीं पिताजी की बात रेणु के परिवार वालों को किसने बताई, पर वो जान जरूर गई। वो फिर कभी छत पर नहीं आई। उसी मई में उसकी शादी गांव में हो गई और आज वो व्यंग कर रही है कि मैं बाजारू हूं, मैं बिकने वाला आदमी हूं। इतनी हिम्मत हुई कैसे? जो खुद बाजारू है वे ही ऐसी बात कह सकते हैं। इस नीच परिवार को इस मकान से निकाल देना ठीक रहेगा। मैं सीढ़ियां उतरता धड़धड़ाते हुए नीचे पहुंचा। रेणु के फ्लैट के दरवाजे को पीटा। खोलो भाई, आप लोग किराएदार हैं कि मकान मालिक? कि तुम्हारे बाप की कोठी है? दरवाजा खुला। सामने एक गौर वर्ण बहुत ही आकर्षक व्यक्ति खड़ा था। हमने इसे अपने बाप की कोठी नहीं समझा है सुरेश जी। वो व्यक्ति बोला। आप कौन हैं? आइए बैठिए, चाय पीजिए। मैं रेणु का पति हूं, सूरज। अभी आ रहा हूं गांव से। सोचा था थोड़ी देर में आपकी सेवा में चलूंगा। आपके लिए ढेर सारी हरी सब्जियां लेता आया। आपको करेले की भुजिया या कलौंजी पसंद है? सुनिए, आप ये सब्जियां किसी भिखारी को दे दीजिएगा। हम बासी सब्जियां खाने वाले लोग हैं। आपसे मैं कहने आया हूं कि ये मकान छोड़कर चले जाइए। ठीक है, मकान छोड़ देते हैं अभी। हमारे कारण आपको परेशानी नहीं होगी। आपने रेणु को पढ़ने लिखने में सहायता दी। आपके माँ बाप किराएदारों का कुशल मंगल पूछते रहे। ये सब एहसान है आपका। हम तो कल खुद ही जा रहे हैं मकान छोड़कर। महीना बीतने में 8 दिन की देर है। नियमानुसार महीने भर का एडवांस लेकर किराएदार को 1 हफ्ता पहले निकाल देना उचित नहीं, तो भी हम कल चले जाएंगे। मैं भी आप ही की तरह सोचता था। नई किताबें पढ़कर सोचता था कि बहुत विद्वान हो गया हूं। किताबें जानकारी देती हैं, ज्ञान नहीं। मैंने इसी किताबी बोझ को फेंक देने के लिए शहर को छोड़कर गांव को चुना। गांव में आज भी पड़ोस की बहन बेटी को अपनी ही बहू बेटी मानते हैं। और एक आप हैं, शराफत के नकाब में छिपे मांसखोर गीत, जिसके लिए पड़ोसी लड़की मुर्दे जानवर की तरह लाश बन जाती है। आप क्या समझते हैं हम इस कसाई खाने में रहने के लिए मजबूर हैं? कसाई खाना था तो आए क्यों? मुझे आप नहीं जानते श्रीमान सूरज जी, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। मैंने जिंदगी भर आप जैसे लोगों को सुधारने का ही धंधा किया है। आप भी मान जाएंगे सूरज को। मैंने उसकी आंखों में देखा, एक निर्मम चुनौती और चमक थी। मैं लौट पड़ा। हम ऐसे चरित्रहीन लोगों को अपने साथ रखकर जग हंसाई नहीं कर सकते, मैंने कहा। चरित्रहीन कौन है? वो जो किसी मासूम लड़की को शादी के पहले आलिंगन में बांधने की नीचता करता है, या वो जो इस कदर कमीने आदमी को ठोकर मार देती है? शराफत आपकी बपौती नहीं है मिस्टर सुरेश। रेणु ने ठीक कहा था कि आप बाजारू किस्म के इंसान हैं। शराफत भी हमारे गांव के पालने में ही पनपती रही है। जैसे हम अपने अनाज से आपको जीने का सहारा देते हैं, वैसे ही ईमानदारी से जीने के लिए शराफत भी हमें ही सिखानी पड़ेगी।